मैं पूरे सम्मान के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुन सकें, मैं आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जाधव सर को आमंत्रित करता हूं कि वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर हमें एक नए सिरे से एक नया नज़रिया दें, एक नई रोशनी दें। डॉक्टर नरेंद्र जाधव सर। महाकारुणी भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, सबको मैं उनके स्मृति को वंदन करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने आया हूं। सबसे पहले भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जी कृष्ण कुमार, श्री वी.आर.के. गुप्ता, श्री सुखमल जैन, other senior officials, Sanjay Khanna ji, and all other senior officials, including Mr. Parth Sarthi, all the members of Bharat Petroleum Corporation, SCST Employees Association, and friends. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज यहाँ आके आपके सामने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं कुछ बता सकूं। उनके बारे में बहुत कहा गया है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि उनके व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न जो पहलू है, उनमें से 12 पहलू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और हर एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने एक जो उपलब्धि प्राप्त की है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो 12 पहलू पर बोलने के बावजूद भी कुछ पहलू रह जाते हैं। ये 12 पहलू कौन से हैं? पहला पहलू है ज्ञान मार्गी डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरा पहलू है अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर, तीसरा पहलू है समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेडकर, चौथा पहलू है अर्थ प्रशासक डॉक्टर अम्बेडकर, पांचवा पहलू है शिक्षाविद डॉक्टर अम्बेडकर, छठा पहलू है समाज शास्त्रज्ञ डॉक्टर अम्बेडकर, सातवां पहलू है मानव वंश शास्त्रज्ञ डॉक्टर अम्बेडकर, भारत के पहले विधि मंत्री, कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये उनका और एक पहलू है। पॉलिटिकल, he was epoch making statesman, that is yet another dimension of his personality। संविधान के शिल्पकार के रूप से तो वो सबको परिचित है। भाषावार प्रांत रचना के समर्थक, विश्लेषक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके बारे में बहुत कम हम लोग जानते हैं, उसके बारे में कहूंगा। और अंत में मैं उनका 12वां पहलू जो चुना है वो बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये 12 पहलू पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहला पहलू जो है वो ज्ञान मार्गी डॉक्टर अम्बेडकर। जैसे यहाँ बताया गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बेसिक एजुकेशन तो बंबई में हुआ, यहाँ एल्फिंस्टन कॉलेज में। उसके बाद में 1913 में वो अमेरिका चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में वहां से वो इंग्लैंड जा पहुंचे और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। ये सारी उपाधियां अर्थशास्त्र में है। और उसके बाद में उसके साथ साथ जब वो डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने वहां कायदा का विधि का भी अभ्यास किया और बैरिस्टर की पदवी उपाधि हासिल की। तो उनके पास बेसिकली 4 बड़ी डिग्रीज थी। एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम ग्रेज इन लंदन। वहां उनको 4 पीएचडी नहीं है, दैट्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जो एडिशनल पदवी उपाधियां उनको मिली है, वो जिनको डिलिट के रूप में कहते हैं, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उनको डिलिट प्रदान की थी, लेकिन वो रेगुलर पीएचडी वगैरह उसमें नहीं आता है। बट भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित प्रशिक्षित अर्थशास्त्री अगर कौन रहेंगे तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पढ़ाई की
वो दिन के 18 घंटे, कम से कम 18 घंटे पढ़ाई करते थे, और जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पहला पहलू उनका है वो ज्ञान मार्ग, और डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी और डॉक्टर ऑफ साइंस करने के बाद में भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई ज्ञान की, और उन्होंने वहां से जर्मनी में जाके और पढ़ाई करना चालू कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से उनको छोड़ के वापस आना पड़ा। उन्होंने, जिनके किताबों के बारे में कहा गया है, दरअसल हम लोग सर्वसाधारण लोग घर बांधते हैं, घर लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं तो रहने के लिए लेते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये ऐसी हस्ती थी जिन्होंने किताबों का संग्रह रखने के लिए घर बनाया। उनका जो राजगृह नाम का घर है हिंदू कॉलोनी में, दादर में, वो उन्होंने इसलिए बनाया था कि अपनी किताबों को वो संभाल सके। सबसे बड़ा संग्रह उनके पास था। तो शिक्षा के वो बहुत चैंपियन थे। दूसरा पहलू जो है वो अर्थशास्त्री रूप का पहलू। उन्होंने जो 2 पीएचडी की है उनके बारे में मैं कहूंगा, बिकॉज दैट्स अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। पहला उनका जो पीएचडी था, एमए का एक थीसिस उन्होंने लिखा था, लेकिन दैट्स अ स्मॉल थीसिस। पीएचडी का जो थीसिस उन्होंने लिखा, डिसर्टेशन लिखा 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसका शीर्षक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। क्या था उसमें? संक्षेप में कहा जाए तो ब्रिटिश केंद्र सरकार और ब्रिटिशों के जमाने में जो राज्य थे जिनको प्रोविंसेस कहा करते थे, तो ब्रिटिश केंद्र सरकार और वहां के प्रोविंसेस, भारत के अलग अलग प्रोविंसेस, इनका जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, वित्तीय नाता जो है, उसके बारे में उन्होंने पहली बार लिखा। और उस विषय पर लिखा गया वो पहला महान ग्रंथ था, फाइनेंशियल द इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। उसका आज के दिन में क्या महत्व है? उसका आज के दिन में खाली ऐतिहासिक महत्व तो है ही, उससे भी बढ़कर जो महत्व है वो इस रूप में है कि भारतीय संविधान में प्रोविजन है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? तो लोगों के पास से जो टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है, उसका वितरण कैसे करे, केंद्र सरकार कितना हिस्सा रखे, राज्यों को कितना दे दे, और उसके तत्व क्या होने चाहिए, इसकी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन करती। आज तक 16 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट आ चुके हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि ये सारे फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स जो है, 16 रिपोर्ट्स है, ये सारे रिपोर्ट्स का मूलाधार जो है वो है डॉक्टर अंबेडकर का पीएचडी थीसिस फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इवन टुडे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, the basic source of reference is Dr. Ambedkar's book, The Dissertation on that subject. His Doctor of Science dissertation is even more important. It's a very, very difficult book. Dr. Ambedkar was the only person who had PhD and Doctor of Science both in economics. Nobody else in the world had these kind of degrees. Doctor of Science का उनका जो प्रबंध है, उसका शीर्षक था The problem of rupee, its origin and its solution. ये इसमें उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उसमें, ये उनकी सबसे कठिन किताब है। मैं कोई अर्थशास्त्री को नहीं जानता हूं जो छाती पर हाथ रख के मुझे कह सके कि ये किताब मैंने पूरी तरह से समझ ली है। बहुत डिफिकल्ट किताब है। उन्होंने क्या किया है उसमें उन्होंने, उस किताब में उन्होंने, डिसर्टेशन में, प्रबंध में उन्होंने भारतीय जो करेंसी है रुपया, 1833 से लेके 1920 तक, द इवोल्यूशन ऑफ दैट करेंसी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक विनिमय का परिमाण के रूप में, विनिमय का साधन के रूप में भारतीय रुपया, इसकी उत्क्रांति कैसे हो गई है, इसका इतिहास सामने रखा है। और साथ ही साथ उन्होंने चर्चा की है
कि भारत जैसे विकसनशील देश के लिए किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था ये आदर्श रहेगी, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उसका देखिए, बहुत अगर सरल मायना बताना है तो उस जमाने में दो वित्तीय संस्था, दो पर्याय उपलब्ध थे। एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह होता है कि जहां सोने के कॉइन्स का यूज होता है विनिमय के लिए, और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का मतलब यह होता है कि वहां पेपर करेंसी चलन के रूप में यूज करते हैं और उसको बैकिंग होता है, वो गोल्ड का बैकिंग होता है। ये सिंपल फर्क है दो सिस्टम में। वहां के तब के और आज तक जो बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं, जॉन मेनॉर्ड केन्स, उन्होंने भारत में आके अभ्यास किया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इस विषय के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा की है। और उन्होंने ये, उनका कहना यह था कि भारत जैसे विकसनशील देश के लिए चाहिए ऐसी वित्तीय व्यवस्था जो फ्लेक्सिबल रहेगी, और वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में ही होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में है वो विकसनशील देश के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए उन्होंने उसका पुरस्कार किया। जब लॉर्ड केन्स ने जब ये कहा तो सारे छोटे बड़े अर्थशास्त्रियों ने उनको सपोर्ट किया। उसका उनके विरोधक एक ही थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने ये कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लवचिकता जो है करेंसी में, ये डबल एजेड वेपन है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द डबल एजेड वेपन। It can be good and it can be bad. Why is it good? It is good because it does not tie down government to a rigid standard, in the sense that the amount of money that will be available, money that would be available in the economy would depend only on the availability of gold, because gold is being used as the gold as a currency. On the other hand, so this is something which is bad, he said. So government cannot expand its social and other activities if it is tied down to gold. And that's why उनका ये कहना था कि गोल्ड स्टैंडर्ड देश के लिए अच्छा नहीं है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। ये केन्स ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसी अच्छी है वैसे बुरी है। वो बुरी किस प्रकार है? तो उन्होंने समझाया कि अगर इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी तो उसका मतलब यह होगा कि उस देश में अनियंत्रित चलन निर्मित होगी, और अगर अनियंत्रित चलन निर्मित होती है तो उससे इन्फ्लेशन होगा, कीमतें बढ़ जाएगी, और उसका सबसे ज्यादा धक्का जो पहुंचेगा, सदमा जो पहुंचेगा, वो गरीबों को पहुंचेगा। उनका यह मानना था कि इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इनइक्विटस फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बिकॉज इट हर्ट द पुअर द मोस्ट। एंड इसीलिए उन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को विरोध किया और उन्होंने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड, मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड का उन्होंने रिकमेंडेशन किया। तब उनके पास किसी ने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। 1923 को डॉक्टर अंबेडकर भारत में लौट आए और 1926 में एक कमीशन भारत में आया था, हिल्टन यंग कमीशन। उनकी जिम्मेदारी थी कि भारत के लिए, अपने देश के लिए सेंट्रल बैंक, मध्यवर्ती बैंक का, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक कहते हैं, उसका निर्माण करने के लिए ये हिल्टन यंग कमीशन भेजा गया। तो जो बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमनी दी उनके सामने, उसमें यंग डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर तो 1923 के नवंबर से भारत में थे और ये 26 और 27 की बात है। तो तब उन्होंने जो उनके सामने पेशगी की, उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने ये कहा था कि जब ये भारतीय रिजर्व बैंक का जब निर्माण होगा तो आपको चाहिए कि केंद्र सरकार को मध्यवर्ती बैंक यानी कि रिजर्व बैंक जो कर्जा देगी उसके ऊपर कुछ मर्यादा रहनी चाहिए। वो अगर मर्यादा नहीं होती है तो फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है। ये उन्होंने टेस्टिमनी में कहा था, तभी उनके पास किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये हिल्टन यंग कमीशन ने जाके आगे जाकर
2 बरस तो यहाँ थे 1926-27। उसके बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उसके रिपोर्ट के बल पर 1935 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा डॉक्टर अंबेडकर जी का भी था। ये उन्होंने जो टेस्टिमनी दी थी उसको तब समझ में नहीं आया किसी के, लेकिन 1993 में when I was myself the secretary to the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, at that time there was an agreement between Governor Dr. C. Rangarajan and the Finance Secretary at that time, Montek Singh Ahluwalia. And what was that agreement? That agreement was putting a ceiling on the amount of credit that would be extended by the Reserve Bank of India to the central government. तो केंद्र सरकार को मध्यवर्ती बैंक कितना कर्जा दे सकती है, इसके ऊपर तब जाके अंकुश लगाया गया, उसका सीलिंग लगाया गया, जिसकी रिकमेंडेशन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी, लेकिन वो हमारे समझ में आने के लिए 1993 आना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि वो कितने दूरदृष्टि से और बारीकी नजर से अर्थशास्त्र की तरफ देखते थे। लेकिन वो एग्रीमेंट होने के बावजूद भी उसका श्रेय कि ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने तब ये कहा था, ये कभी सामने नहीं आया था। जब इसके ऊपर पहली किताब जो आई वो मैंने लिखी थी बहुत वर्ष पहले, 1992 में मेरी पहली किताब आई अर्थशास्त्री के रूप में। वो एस्पेक्ट जो है, वो पहलू तब बाहर आया, उसके बाद में काफी लोगों ने उसके ऊपर लिखा है। तीसरा पहलू जो है वो समाज सुधारक का पहलू। ये जो पहलू है, देखिए 1923 में भारत में लौटने के बाद में उन्होंने 1924 में पब्लिक लाइफ में पदार्पण किया, और पदार्पण करने के बाद में उन्होंने पहली जो संस्था निकाली उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो घोषवाक्य था वो क्या था? एजुकेट, ऑर्गनाइज एंड एजिटेट। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। Educate, organize and agitate. These 3 words summarize the entire life and mission of Dr. Ambedkar. And that's what he did. So he started many organizations. He contributed in many different ways to the field of education for various committees, various commissions. And 1926 December, उनको तब की जो विधान परिषद थी उस पर सरकार नियुक्त प्रतिनिधि के रूप में उनको भेजा गया, और तब से उन्होंने विधान परिषद में, तब विधानसभा नहीं थी, विधानसभा 1937 में आई, जिसके भी वो सदस्य चुन के आए थे। 1927 से जाके आगे 10-12 वर्ष से ज्यादा उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की उसकी कोई मिसाल नहीं है। और उन ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो विधान परिषद में की है और विधानसभा में बाद में 1937 के बाद में की है, उसका फोकस जो रहता था वो एजुकेशन पर रहता था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एक्ट को रिवाइज करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जो सोशल रिफॉर्म शुरुआत जो उन्होंने की डॉक्टर अंबेडकर ने, वो पहला जो कदम उठाया, समता का संघर्ष जो आरंभ हुआ, वो 1927 में महाड़ में, कोंकण में महाड़ नाम की जो जगह है वहां पर चौदार तले, देयर वाज ए पब्लिक रिजर्वोयर वेयर animals could go and drink water, and the corporation or the municipality had made a resolution to open it for everybody, but it was not open to untouchables. दलितों के लिए वो खाली नहीं था, उपलब्ध नहीं था। वहां जानवर भी जाके पानी पी सकते थे, लेकिन दलित आदमी ह्यूमन बीइंग होकर भी वो नहीं कर सकते थे। तो उसके अगेंस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पहला आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, समता का वो बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसके अंत में उन्होंने मनुस्मृति का जाहिर रूप से दहन किया, एंड पूरे देश में उससे आग लग गई, आप कह सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने टेम्पल एंट्री, मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह किया, और वो नासिक में किया, कालाराम मंदिर में प्रवेश पाने के लिए, और बहुत जगह वो फैल गया।
ये दोनों थे। ये सत्याग्रह और महाड़ का सत्याग्रह, वहां से समता का संघर्ष एक नए रूप से चालू हो गया। वो और मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह वो आगे लेके गया, लेकिन ये कई वर्षों तक चलते रहा। लीगल केसेस हैपेंड, फाइनली इट वाज ओपन, ही सक्सीडेड, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये होता है कि उनके आयु के पहले 10 वर्ष उन्होंने हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क में रहते हुए उसमें बदलाव लाने की, परिवर्तन करने की, सुधारने की उन्होंने कोशिश की। वही हमको महाड़ के मुक्ति संग्राम में दिखती है, वही हमें कालाराम मंदिर टेम्पल के सत्याग्रह में दिखती है। लेकिन जब वो नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1937 में उन्होंने आगे जाकर अनाउंसमेंट किया कि मैं हिंदू करके, अछूत हिंदू के रूप में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं इस धर्म में मैं मरने वाला नहीं हूं। जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरने वाला नहीं हूं। ये उन्होंने 1935 में नासिक के नजदीक जो येवला नाम की जगह है वहां घोषणा की थी। उसके बाद में 21 बरस उन्होंने 1935 से लेकर 1956 तक, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तब तक 21 वर्ष उन्होंने सारे देश के सारे रिलीजन्स का अभ्यास किया। You'll be surprised that he was an authority on Bible, he was authority on Christianity, and he was an authority on so many things. उसके बाद में उन्होंने जीवन के अंत में उन्होंने धर्मांतर किया, लेकिन वो बाद में का पहलू है जिसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। चौथा पहलू है वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर का, अर्थ प्रशासक। आप कहेंगे कि अर्थशास्त्री के रूप में तो हमें देखा है, अर्थ प्रशासक क्या होता है? अर्थशास्त्री और अर्थ प्रशासक में फर्क है। अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इकोनॉमिक अर्थ प्रशासक है, वो प्रत्यक्ष रूप से काम करता है। जैसे कि आप लेखक को देखेंगे कि हर एक लेखक कोई मराठी का प्राध्यापक नहीं होता है, और हर एक मराठी या किसी भाषा का प्राध्यापक उस भाषा का लेखक नहीं होता है, जरूरी नहीं है। अभी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है सी डी देशमुख साहब, इनके पास तो एक भी पदवी नहीं थी। जो पदवी थी, उपाधि थी, वो बॉटनी में थी। और अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके पास भी जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में नहीं है, उनका कोई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन दोनों भी अर्थ प्रशासक के रूप में जाने माने हैं। सी डी देशमुख तो बहुत ही बड़े अर्थ प्रशासक थे। अर्थ प्रशासक का मतलब होता है कि प्रशासन में अर्थ लाने वाला, अर्थशास्त्र में प्रशासन करने वाला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो हम लोग बहुत कम पैमाने पर जानते हैं। देखिए कि 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने जब चले जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चालू की, उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने एक अपना स्ट्रैटेजी बदल के उन्होंने मंत्रिमंडल में भारतीयों को सहभागी करके लिया। उनको मंत्रिमंडल नहीं कहते थे, इट वाज कॉल्ड वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 12 लोग थे। तो पहले तो सारे लोग तो खाली ब्रिटिश रहा करते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग स्टाइल से क्विट इंडिया का विरोध करना चालू किया। उन्होंने क्या किया कि 6 ब्रिटिश लोग और 6 भारतीयों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, और वो 6 लोगों में एक थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या उनके पास डिपार्टमेंट्स थे? आप जरा देखिए। ही वॉज कॉल्ड लेबर मेंबर, ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, लेबर मेंबर। ब्रिटिश सरकार में लेबर मिनिस्टर थे वो। जब फ्रीडम मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन, ही वॉज ऑन द ब्रिटिश साइड ऑफ ब्रिटिश, इन द सेंस पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड सी व्हाट कंट्रीब्यूशन दैट ही मेड, मोस्ट रिमार्केबल। उनके पास he was a member, he was called member labor, so he was handling labor, employment, skill development, then he was handling water management, water policy, minerals and CPWD infrastructure की मिनिस्ट्री। तो ये सब मिला के अभी तो 10 मिनिस्ट्री से भी ज्यादा मिनिस्ट्री होगी उसकी, लेकिन ये सब कुछ हैंडल करते थे डॉक्टर अंबेडकर करते। आपको ताज्जुब होगा, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस किसने चालू की? ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने चालू की। हम सबको ये पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, हम सब लोग उससे गुजर चुके हैं।
लेकिन उसका निर्माण भारत में पहली बार जो किया है वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है, ये हमको पता नहीं। आपको पता है जो इंडस्ट्रियल लेबर है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनके दिन के काम करने के 12 घंटे होते थे, वो 12 घंटे कम करके 8 घंटे करने का काम किसने किया है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है एज अ मिनिस्टर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेबर रिफॉर्म्स की शुरुआत जो है, हाउसिंग फॉर लेबर, मेडिकल हेल्प फॉर लेबर, एंड इवन द प्रोविजन ऑफ लीव फॉर प्रसूति पूर्व जो लीव होती है, उसका भी निर्माण, शुरुआत जो है लेबर रिफॉर्म का शुरुआत, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर के रूप में की थी। उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का निर्माण किया। भारत की पहली वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी उन्होंने की है। भारत की पहली मिनरल पॉलिसी जो है वो उन्होंने बनाई है, मिनरल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू because oil is part of that. So all that was created the first time, the policy was created by Dr. Ambedkar, and it's very, very important that we understand this contribution. And आपको नदी के जोड़ने का प्रकल्प जो कुछ बरस पहले बहुत चर्चा में था, उसकी शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने बंगाल में एक नदी को जोड़ने की कोशिश की थी, और 2 डैम्स उन्होंने बनाए हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन बंगाल, बिहार, एंड हीराकुंड डैम इन ओडिशा. All these were made, he was involved all in the technical work and he was the minister in charge when this happened. So अर्थ प्रशासक के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। शिक्षाविद के रूप में वो 5वां पहलू है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने शिक्षा में बहुत सारा काम किया था, दैट वाज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने अपनी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी निकाली है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसका सिद्धार्थ कॉलेज यहाँ पर है और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में है और कई जगह पर कॉलेजेस उनके हैं। उनका जो सिद्धार्थ कॉलेज जो था, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, 2 बातें। एक तो बात यह है कि उन्होंने कॉलेज में स्टूडेंट पार्लियामेंट चालू किया था कि लोग, बच्चों को, युवा युवतियों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ज्ञान हो, इसके लिए स्टूडेंट पार्लियामेंट चालू किया और उसका हर वर्ष उसकी शुरुआत वो स्वयं करते थे या किसी सांसद को, बड़े सांसद नेता को बुला के उसकी शुरुआत करते थे, और स्टूडेंट पार्लियामेंट का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इंप्लीमेंट किया बहुत बरसों तक। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में और सिटी में, मुंबई सिटी में मॉर्निंग कॉलेजेस किसने चालू किए? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किए। सिद्धार्थ कॉलेज वाज द फर्स्ट कॉलेज विच हैड अ मॉर्निंग कॉलेज। मॉर्निंग कॉलेजेस की वजह से 2 जनरेशंस अर्न एंड लर्न करके आगे आ सकी। पहले शिक्षा, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो लोगों को शिक्षा छोड़ के नौकरी करनी पड़ती थी अपने सबको, घर के लोगों को संभालने के लिए। उन्होंने, उनको शिक्षा को छोड़ना पड़ता था, वो नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मॉर्निंग कॉलेजेस चालू किए। तो लोग मॉर्निंग कॉलेज में जाते थे, युवा युवती, और बाद में जहां भी नौकरी करनी पड़ती थी वहां जाते थे। तो कई 2 जनरेशन में करियर्स को उत्थापन देने के लिए ये मॉर्निंग कॉलेजेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको बताया। छठा पहलू जो है, डॉक्टर अंबेडकर एज ए चैंपियन ऑफ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन के सबसे बड़े प्रणेता थे वो उनके जमाने में। बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि तब लाहौर में, लाहौर तो हमारे देश का हिस्सा था तब, लाहौर में एक इंस्टीट्यूशन थी, जात पात तोड़क मंडल। उन्होंने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया चीफ गेस्ट बना के, 1936 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने उनको बुलाया और विषय दिया जाति निर्मूलन। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मेहनत करके अपना स्पीच बनाया, और वो स्पीच तब उनके ऑर्गेनाइजर जो थे, उन्होंने उनको कहा कि पत्र लिखा कि आपका जो भाषण है वो हमें भेज देते हैं तो हम उसकी कापियां बना के वितरित करेंगे आपके भाषण के बाद में। तो
डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना भाषण वहां भेज दिया। जब वो भाषण पढ़ा तो बहुत नाराज हो गए जो आयोजक थे, क्योंकि आयोजक जात पात तोड़क मंडल काम अच्छा करते थे, लेकिन टिंकरिंग, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, मूलगामी मूलाधार जो है उस पर आघात करने का काम नहीं करते थे। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था अपने भाषण में, लिखित भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर आपको जाति निर्मूलन करना है तो जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले जो धर्म ग्रंथ है वो सारे धर्म ग्रंथ को सुरुंग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू पुट एक्सप्लोजिव्स टू दी रिलीजियस होली बुक्स, क्योंकि जाति व्यवस्था को अगर धर्म का समर्थन है, अगर धर्म का समर्थन है तो धर्म ग्रंथ जो समर्थन करते हैं उसको दूर करना चाहिए। तो ये पढ़ के तो वो ऑर्गेनाइजर्स ने उनको खत लिखा कि डॉक्टर साहब आपकी स्पीच बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ये पैराग्राफ जो है ना ये आप डिलीट कर दो, ये जो लाइन्स है ना ये आप जरा बदल दो। डॉक्टर अंबेडकर तो अंबेडकर थे, उन्होंने कहा इसका एक शब्द मैं नहीं बदलूंगा, आपको अगर कैंसिल करना है तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कीजिए। और सच ही में बहुत करस्पॉन्डेंस के बाद में वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर वो भाषण जो लिखित स्वरूप में था लेकिन जो डिलीवर नहीं किया गया, उस भाषण को किताब में रूप में लाया, जो कि उनकी सबसे बेहतर किताब में से एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन। और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के साथ में जो करस्पॉन्डेंस हो गया था उसकी कापियां भी उस किताब में जोड़ दी है कि सबको देखने के लिए कि क्या हुआ है, और उन्होंने सब इतिहास उसका कथन किया। उसके बाद में बहुत प्रतिक्रिया हमारे देश में आ गई। वो प्रतिक्रिया बहुत सोर्सेस से आई, उसमें सबसे बड़े आलोचक थे महात्मा गांधी हिमसेल्फ, जिन्होंने तब चातुर्वर्ण का समर्थन किया। और उन्होंने ये कहा कि इसमें गलत बात क्या है, चातुर्वर्ण जो है वो इट्स अ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम की विभाजन है, श्रमों का विभाजन है, ये आर्गुमेंट किया। और उसके ऊपर बहुत कड़ी आलोचना की किताब के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो विभाजन हुआ है, हमारे देश में जो विभाजन हुआ है चातुर्वर्ण में, चातुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो विभाजन हुआ है ये विभाजन श्रमों का विभाजन नहीं है। श्रमों का विभाजन तो अर्थशास्त्र का मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुपर इम्पोज ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर was the division of laborers, क्योंकि वहां तथाकथित उच्च जाति में जिसका जन्म हुआ है वो व्यक्ति कितना भी चाहे बुरा हो, उसका पौरोहित्य का अधिकार कोई निकाल नहीं ले रहा था। और साथ ही साथ जो तथाकथित कनिष्ठ जातियों के बच्चे थे, उनका वो चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, उनको उनके जात को दिया हुआ काम ही करना पड़ता था। और ये उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट द डिवीजन ऑफ लेबर, सुपर इम्पोज्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबरर्स। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ नेचुरल थिंग, बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स इज वेरी अननेचुरल एंड इट हैज नॉट हैपेंड इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. It has happened only in India, and that has held back the economic progress of our country for a very long time. ये सिद्धांत उन्होंने उसमें अर्थशास्त्र के साथ में लगा दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये जो किताब है, और डॉक्टर अंबेडकर का ये महत्व ये है कि उन्हें कितने वो डेमोक्रेटिक थे। आप देखिए कि उन्होंने जो किताब अपनी छाप दी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें तो मैंने आपको कहा कि जो वाद विवाद उनके हुए थे वो तो छापे। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने जो 2 ले आर्टिकल लिखे थे वो भी छाप दिए, और उन्हें अपना जवाब जो दिया वो भी छाप दिया साथ में, कि लोग देख के पीपल शुड डिसाइड फॉर देमसेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यू नो, कंप्लीटली अ डेमोक्रेटिक पर्सन। आगे वाला उनका पहलू है वो मानव वंश शास्त्रज्ञ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये तो पहलू कोई नहीं जानता है और मानता भी नहीं है। 1946 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी, हु वेर शूद्राज, एंड 1948 में उन्होंने किताब लिखी द अनटचेबल्स, हु वेर दे
एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। ये दोनों किताबें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और ये दोनों किताबों की प्रस्तावना में उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिद्धांत इसमें बताया है उसको आप विरोध करें, आप साबित करें कि मैं गलत हूं। अगर आप साबित करेंगे तो मैं मान लूंगा, अगर आप साबित नहीं करेंगे तो फिर आपको मानना होगा कि मेरे सिद्धांत तो सही है। लेकिन the last thing he said that I want to happen is ignoring my treatises, and that is exactly what happened. आप कोई भी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछिए कि डॉक्टर अंबेडकर की ये दो किताब है, या आप पढ़ चुके हैं, आपने इसके ऊपर टिप्पणी की है? किसी ने उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। और बहुत इंपॉर्टेंट किताबें वो पीछे रह गई, और उस पर जो चर्चा अपेक्षित थी, सराहना छोड़ दीजिए, आलोचना भी अपेक्षित थी, वो भी नहीं की गई। अनुल्लेख से मारना जिसको कहते हैं, वो किताबों के बारे में हुआ है। ये बहुत दुर्दैवी घटना है। 8वां पहलू उनका जो है, वो भारत के पहले विधि मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। यहां मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत बार, और कई उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा ही। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो उनका जो झगड़ा हो गया वो बहुत मशहूर है। लेकिन तो इसलिए आप समाज में देखेंगे तो लोग या तो महात्मा गांधी की साइड लेते हैं या तो डॉक्टर अंबेडकर की साइड लेते हैं। वो जानते नहीं है कि ये दोनों के बीच में बहुत, बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट देयर आर मेनी शेड्स ऑफ ग्रे। कई लोगों को ताज्जुब होता है जब मैं कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को विधि मंत्री किसने बनाया? वो महात्मा गांधी ने बनाया। चाहे कितना भी विरोध हो, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? वो महात्मा गांधी जी ने बनाया। तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों का कितना भी मतभेद हो, जब देश का सवाल आता था तो वो दोनों महान आत्मा जानते थे कि देश का महत्व व्यक्ति के विरोध से बहुत ज्यादा है। तो हमारे देश का पहला अगर कोई रिमोट कंट्रोल होगा तो वो महात्मा गांधी थे। कोई निर्णय उनके इच्छा के वजह, इच्छा उनके विशेष के आगे कोई कुछ बातें निर्णय नहीं होती थी। और उन्होंने, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वांटेड ब्रिटिश इंग्लिश मैन टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब वो नाम लेके गए तो पहली बार जो मिनिस्ट्री का मैं बताता हूं, जब मिनिस्ट्री की लिस्ट बनाई गई पहले मिनिस्ट्री की, और वो लिस्ट लेके जवाहरलाल नेहरू जब उनके पास पहुंच गए तो उन्होंने तो लिस्ट दी हाथ में दी, तो महात्मा जी ने ली। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, इसमें डॉक्टर अंबेडकर है? तो ये तो दंग रह गए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो बार बार झगड़ा करते रहते थे, चलता रहता था, और ये बोल रहे कि अंबेडकर जी का नाम है कि नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है। उन्होंने वो चिट्ठी वापस दे दी। फिर मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं। उनको बाहर जाके, महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी को बाहर जाके अंबेडकर जी का नाम उसमें ऐड करना पड़ा। जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिखाई का प्रस्ताव आया था, कमेटी का प्रस्ताव आया था, तो इंग्लिशमैन को रेकमेंड किया था इन्होंने। तो महात्मा गांधी ने उनको पूछा कि आपको कोई भारतीय आदमी नजर नहीं आता है जो संविधान लिख पाए? डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आपकी क्या राय है? अगेन विली निली Jawaharlal Nehru, whether he wanted or not, he had to accept that and make Dr. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. So what I'm trying to tell you is that महान लोगों में कितने भी मतभेद हो, देश को वो अपने से महत्वपूर्ण ज्यादा समझते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर अंबेडकर ने पहला एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिसके बारे में थोड़ा जिक्र हो गया था कि जेंडर पैरिटी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो पहले इसमें आता है। हिंदू कोड बिल चल रहा था, तो हिंदू कोड बिल को निर्माण करने की जिम्मेदारी
ये डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर सौंप दी गई थी। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसके ऊपर काम चालू किया और वो बनाया और वो पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि ये सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म है और चाहे मेरी सरकार गिर भी जाए तो परवाह नहीं, लेकिन हम ये करके रहेंगे। लेकिन और उसमें क्या किया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो अभी तो हम लोग बिल्कुल मान लेते हैं, 10 बरस में हो गया वो, लेकिन तब बहुत विरोध हो गया। उन्होंने कहा था कि लड़का और लड़की दोनों को अपने पुरखों के जायदाद में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। ये तो अभी तो हम मान ही लेते हैं, तब लोग नहीं मानते थे। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करना चाहिए, तब उन्होंने कहा था। अभी तो सब लोग मान लेते हैं, अभी तो सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही है। तब मैं बोल रहा हूं कि उनको इतना कड़ा विरोध हो गया कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से और विपक्ष के भी जो कड़वे समर्थक थे, विपक्ष के लोग थे, वो सब ने मिलके इसको विरोध करना चालू किया। और उनके सबके नेता कौन थे? राष्ट्रपति हिमसेल्फ, दी देन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनफैक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोट अ लेटर टू जवाहरलाल नेहरू कि अगर ये हिंदू कोड बिल अगर पारित हो जाता है तो भारत की जो कुटुंब संस्था है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, हजारों वर्षों से जो चली आई है वो नष्ट हो जाएगी। और ये अगर पार्लियामेंट पारित भी करता है और मेरे पास फाइनल सिग्नेचर के लिए आता है तो मैं साइन नहीं करूंगा। कैन यू इमेजिन? दैट वाज द फर्स्ट टाइम देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। उसकी प्रेशर की वजह से जवाहरलाल नेहरू आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने लगे। उन्होंने 1951 के जून में डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया और बोला कि डॉक्टर अंबेडकर, ये पूरी तरह से हम तो पारित नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 50% अभी करेंगे और 50% हम जो पार्लियामेंट आ जाएगा 1952 में, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर द इलेक्शन वाज सपोज टू टेक प्लेस। पहली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 1952 में हुई। तो वो पार्लियामेंट जब हो जाएगा, प्रॉपर पार्लियामेंट, तो उनके ऊपर सौंप देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संस्कृत कोट किया है। उन्होंने कहा कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडितः। मतलब ये है कि अगर 100% लॉस होने वाला होगा तो समझदार आदमी जो होता है वो 50% पर मान लेता है। तो उन्होंने कहा 50% तो 50% ही सही। जून 1951 की बात है। अगस्त 1951 में पंडित जी ने फिर से बुलाया डॉक्टर अंबेडकर को और कहा कि आई एम सॉरी, बट इसको हम बिल्कुल पारित नहीं कर सकते हैं, इसको हमें अगले पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। ऑन द स्पॉट डॉक्टर अंबेडकर टेंडर्ड रेजिग्नेशन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। सो कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइनिंग on the issue of gender parity, on the issue of equality between men and women. This is unprecedented. Show me an example of this happening anywhere. But when it comes to the inequity between men and women, do we give credit to Dr. Ambedkar? No. Even the feminist organizations do not give enough credit to Dr. Ambedkar, who was fighting for the equality between men and women. And first one to tender resignation from his cabinet minister's job to support that. आगे वाला जो पहलू है वो स्टेटमेंट का पहलू है, वो जरा डेलिकेट है, बिकॉज उसमें डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी का संघर्ष उसमें बड़े रूप में आ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत में जब वो 1919 में उनको अपना एजुकेशन अधूरा छोड़ के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, प्रशासकीय कारणवश उनको भारत में लौटना पड़ा था कुछ दिन के लिए। 3 बरस के लिए वो भारत में आ गए, फिर से जाके उन्होंने शिक्षा पूरी की। जब वो भारत में पधारे थे, आप कोइंसिडेंस देखिए, वो भारत में पधारे, उसके 1 सप्ताह बाद में एक कमीशन भारत में आया था जिसका नाम था साउथ बोरोज कमिटी, कमीशन नहीं कमिटी, साउथ बोरोज कमिटी। ये साउथ बोरोज कमिटी के सामने उन्होंने आते ही अपना बयान उनके सामने दिया। ये साउथ बोरो कमिटी क्या थी?
वो डिसाइड कर रही थी कि मतदान करने का अधिकार किसको होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, तब जो मतदान करने का अधिकार था वो सिर्फ जिनके पास लैंड है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, जो रेंट देते हैं, जिनकी शिक्षा हो गई है, उनके लिए 3% लोगों को मतदान का अधिकार था। 3% लोगों, 3% से भी कम। और डॉक्टर अंबेडकर, दिस यंग मैन, he was less than 30 years old, he gave a testimony, उन्होंने बयान दिया कि हर एक व्यक्ति को, गरीब हो या श्रीमंत, वो लिखा पढ़ा हो या बिल्कुल लिखा पढ़ा ना हो, सबको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1919 में यंग डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। आप देखिए, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कौन से वर्ष में मिला है? 1920 में। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने के 1 वर्ष पहले डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जो परतंत्र में था उसके सामने बयान दिया था कि हर एक व्यक्ति को, हर एक स्त्री को, पुरुष को, हर एक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होना चाहिए। कितनी लंबी सोच थी, आप जरा देखिए। उसके बाद में जो भी कमीशन आए, वो सारे कमीशन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिया। और 1931 और 1932 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाई थी। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस ने उसको बहिष्कार किया था, महात्मा गांधी जी ने बहिष्कार किया था, तो कोई गया नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो सबसे बड़ी पार्टी थी। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने जाके पहली बार जो मत प्रदर्शन किया, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो गई। तो जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई तो महात्मा गांधी ने बहिष्कार समाप्त कर दिया और उसमें ज्वाइन हो गए। तब वो दोनों का आमना सामना हो गया, जिसके बारे में मैंने कहा था। लेकिन उनकी पहली जो मुलाकात हो गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बंबई में मणि भवन में उनकी मुलाकात हो गई और गांधी जी ने छोटे पोस्ट कार्ड पर वो लिखते थे, वो पत्र लिखा अंबेडकर जी को कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, तो आप मेरे पास आएंगे या मैं आपके पास आ जाऊं। महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से 22 बरस, 22 इयर्स ओल्डर, और राष्ट्रीय नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर तो उभर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बापूजी, आप मत आइए, मैं आ जाऊंगा आपको मिलने के लिए। और वो तय हो गई मीटिंग। वो मीटिंग में जब अंबेडकर जाके पहुंचे, डॉक्टर अंबेडकर जाके पहुंचे अपने साथियों के साथ में, तो आधा घंटा उनको बाहर ही बिठाया गया। महात्मा गांधी बिजी थे। क्या कर रहे थे महात्मा गांधी? वो कुछ जर्नलिस्ट वीमेन, सम यूरोपियन वीमेन जर्नलिस्ट, उनको चरखा कैसे चलाया जाता है इसका प्रात्यक्षिक दे रहे थे। तो बाहर बैठे हुए डॉक्टर अंबेडकर तो तिलमिला उठे, बहुत विस्फोट होने जा रहा था। उतने में उनको अंदर बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया डॉक्टर अंबेडकर जी को, तो बापूजी ने उनके तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में बहुत बुरा लिखते हैं और मेरे बारे में बहुत बुराई करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अस्पृश्यता दूर करने का काम तब से कर रहा हूं जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उसका जवाब मिला और महात्मा गांधी चौंक उठे। उन्होंने कहा, सारे बूढ़े लोग, ऑल ओल्ड पीपल टेक रिफ्यूज ऑफ एज व्हेन दे हैव नो अदर सॉलिड पॉइंट। जब कोई ठोस मुद्दा नहीं होता है तो सब लोग अपने सीनियरिटी का या उम्र का सहारा लेते हैं। सब बूढ़े लोग अपने उम्र का सहारा लेते हैं। तो महात्मा गांधी चौंक गए। उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था, यंग आदमी उनसे ऐसे बोल रहा है। उन्होंने फिर उनसे कहा, अपना टैक्टिक बदल लिया महात्मा गांधी ने, और उन्होंने कहा कि देखो, मैं अभी मैंने जवाहरलाल को निर्देश दिया है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए 20 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी खर्चा करने वाली है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बापूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपके सारे पैसे फोकट में चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है करने की। 2 उपाय सीधे से उपाय किए जिसके लिए 1 पैसे की जरूरत नहीं। पहला उपाय यह है कि आप जो कांग्रेस की मेंबरशिप है, जनरल मेंबरशिप, जिसको 4 आना मेंबर कहते थे, जो भी आदमी आपके पास मेंबरशिप के लिए आता है,
उसको बोले कि वो लिख के दे दे कि अपने निजी आयुष्य में वो अस्पृश्यता का पालन नहीं करेगा। वेरी सिंपल, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, दैट इन ओन प्राइवेट लाइफ आई विल नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। और दूसरी बात यह बताई कि सारे लीडर्स को चाहिए कि एक अस्पृश्य लड़का या लड़की को अपने घर में काम में रख दे, उससे जो संबंध बढ़ेगा, उससे जो एक दूसरे की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। उसमें पैसे की, दोनों में पैसे की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी को वो राजी नहीं हो गए, और जब वो मीटिंग छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर जा रहे थे, इट इज अमेजिंग दैट दिस यंग मैन टेल्स द नेशनल लीडर, दिस वाज लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड फॉर एनीबॉडी, बट इट वाज डॉक्टर अंबेडकर who said to Mahatma Gandhi that Mahatmas like you are like fleeting phantoms. They only raise the dust, but not the level of people. You know, and he stormed out of that meeting, and then they faced each other in the second round table conference. वहाँ विषय एक था, सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कि सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ विषय ये था कि दलितों के लिए अलग मतदार संघ होना चाहिए या दलितों के लिए सेम मतदार संघ, संयुक्त मतदार संघ जिसमें रिजर्वेशन रहेगा। ये बेसिक मुद्दा था। तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग मतदार संघ होना चाहिए, और उसका उन्होंने समर्थन किया स्ट्रांगली। महात्मा गांधी ने उसको बहुत बड़े रूप में विरोध किया। अंत में यह तय हुआ कि हम लोग ये निर्णय जो है वो केंद्र ब्रिटिश सरकार पर सौंप देते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड, और आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबने लिख के दिया, महात्मा गांधी इंक्लूडेड। और महात्मा गांधी को पता था कि निर्णय जो है वो अपने साइड में आ जाएगा, मैं तो राष्ट्रीय नेता हूं, इतनी मेरी पहुंच है। तो उसके बाद में 6 महीने के बाद में उसका निर्णय आया, और वो निर्णय पूरी तरह से महात्मा गांधी के विरोध में और डॉक्टर अंबेडकर जी के पक्ष में दिया गया। तब महात्मा गांधी ये येरवड़ा जेल में, ब्रिटिश सरकार ने उनको पुणे के येरवड़ा जेल में रखा था, वहां वो थे। उन्होंने ये देखते ही महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने घोषणा की कि मैं आमरण उपोषण करूंगा। अंबेडकर जी ने अपना प्रस्ताव पीछे लेना चाहिए, और वो नहीं लेते तो मैं आमरण उपोषण करता हूं। देखिए, ये तो महात्मा ही कर सकता है, आम आदमी ऐसे नहीं कर सकता है कि कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट निर्णय दिया है तो जिसने मेरे अगेंस्ट दलील की है उसने ही दलील पीछे लेनी चाहिए। ये भी कोई बात है? बट वो महात्मा थे, और वो पूरा पूरे देश में ये वातावरण बहुत बिगड़ गया, और अंबेडकर जी को कहा गया कि आप देशद्रोही हैं, महात्मा गांधी की जान आपके हाथ में है और आप पीछे क्यों नहीं हटते हो, पीछे हट जाइए और महात्मा जी की जान बचाइए। बहुत प्रेशर आ गया, उन्होंने फाइनली एग्री किया, जिसको पुणे करार कहते हैं, पूना पैक्ट ऑफ 1932, और वो पैक्ट हो गया। और जब वो हो रहा था, वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जब वो हो रहा था तो महात्मा जी ने अपने, जब फैसला हो गया पीछे लेने का, साइन करने का, तो उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को बुला लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर उनसे भी 8 बरस बड़े थे, और वो कलकत्ता में रहते थे, और तब तो हवाई सेवा उपलब्ध नहीं थी कि तुरंत आ जाए। फिर भी आ गए, रविंद्रनाथ टैगोर वहां आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर वहां आ गए तो महात्मा जी ने उनको कहा कि वो आपका भजन जो है, अमुक अमुक भजन, वो मुझे बहुत पसंद आता है, आप वो भजन हमको सुनाइए, गा के सुनाइए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि मेरे खुद के शब्द मुझे याद भी नहीं थे, जैसा मुझे याद आ गया वैसे मैंने गा दिया। और उन्होंने गाने के बाद में फिर एक छोटी लड़की उसको बुलाया गया और ऑरेंज जूस देके ये आमरण उपोषण की समाप्ति की थी। वो छोटी लड़की कौन थी पता है? वो छोटी लड़की थी प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। और दिस इज ए हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ 1932। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। 1936 में अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि पहली प्रांतिक सरकार, जो रीजनल प्रोविंसेस की जो सरकार आ गई, वो 1937 से सब जगह आ गई। तो 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम की पार्टी की स्थापना की।
और उनके कई लोग चुन के आ गए। 1937 के इलेक्शन में 15 लोग उनके चुन के आए, उसमें स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी थे। विधानसभा में भी उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद में 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पार्टी निकाली और उनके मृत्यु के जस्ट महापरिनिर्वाण के कुछ दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उसका ड्राफ्ट बनाया, जिसकी स्थापना उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने, आप ये तो मैं कहता हूं कि किसी को आप में से किसी को शायद मालूम, बहुत कुछ कम लोगों को मालूम है। 1942 में पाकिस्तान की घोषणा कब की गई थी? वो मार्च 1942 में की गई थी, मार्च 1940। 6 महीने में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान पर एक ग्रंथ लिख दिया, जिसकी सेकेंड एडिशन उन्होंने पार्टीशन के वक्त निकाली, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और आप मानेंगे नहीं, दोनों महात्मा गांधी और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों का ये मानना था कि पाकिस्तान के विषय पर सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो किताब है दोनों के लिए, वो थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। अब देखिए कितना बड़ा रेंज ये आदमी व्यक्ति का था। ट्रूली ए phenomenal contribution that he made. अगला पहलू है, मैं जरा थोड़ा तेजी से जाऊंगा, अभी 5 मिनट में मुझे खत्म करना है। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग जानते हैं आर्किटेक्ट के बारे में, लेकिन अरुण शौरी जैसे कुछ लोगों ने उसको विरोध भी जताया है। आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने खाली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम नहीं किया है, उससे आगे जाकर पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय डॉक्टर अंबेडकर। ये पायलटिंग क्या होती है? हर एक प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा होते वक्त उन्होंने उसकी दोनों साइड, पॉजिटिव और निगेटिव साइड, अपने रूप से बताते थे और लोगों का डिस्कशन। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के 5 वॉल्यूम है, बहुत इंपॉर्टेंट। देश के 200 to 95 people, I think, best minds in our country, they came together in the Constituent Assembly to decide the future of India. और उन लोगों के सामने ये प्रस्ताव रख के उसकी चर्चा करके सब में कंसेंसस को बिल्ड करना, ये पायलटिंग का काम उन्होंने किया, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि I don't think sitting in this chair, he said, चेयरमैन के चेयर में बैठ के मैं देख रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, जो काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने करके दिखाया है वो दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था। और ये काम जो है, ये काम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर कर सकते थे। अरुण शौरी अब चाहे जो कहे, लेकिन तब जो लोग मौजूद थे वहां, उन्होंने ये कहा कि स्पेक्टेकुलर कंट्रीब्यूशन बाय डॉक्टर अंबेडकर। सो दैट इज, एंड हम लोग इतने संकुचित विचार के हैं कि भारतीय संविधान के शिल्पकार की उपाधि उन्होंने किसी भारतीय नेता ने नहीं दी है। किसने उपाधि दी है? ये उपाधि एक इंग्लिशमैन ने दी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का चरित्रकार था, उस व्यक्ति ने ये दिया है। और उनका कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर इज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फील्ड मार्शल ऑफ द कैंपेन फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया, लेकिन उनको भारत रत्न मिला कब? 1990 में, क्योंकि महात्मा गांधी और उनके बीच में जो संघर्ष हुआ था उसका ये प्रत्यंतर आ गया कि उनको भारत रत्न डिनाई किया गया। 1990 में जब बिगर कांग्रेस सरकार आ गई, तब उनको भारत रत्न मिला। वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई थी, तब उनको भारत रत्न मिला था। ये भी आप ध्यान में रखिए। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ब्रीफली बट वेरी इंपॉर्टेंट पहलू। 1955 में भारत में एक कमीशन अपॉइंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, फाजल अली कमीशन। उनसे कहा गया था कि भारत में राज्यों की पुनर्रचना कीजिए लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के एंगल से पुनर्रचना कीजिए। तो उन्होंने पुनर्रचना की उसकी, और जो रिपोर्ट दिया उसका सूत्र था
एक भाषा एक राज्य, और ये बिल्कुल सही लगा सबको। एक भाषा एक राज्य बराबर है, सांस्कृतिक एकता होती है भाषा की वजह से, तो एक भाषा एक राज्य। सबने उसको सपोर्ट किया, उसका विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने एक छोटी किताब लिख दी और उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये गलत प्रिंसिपल है, एक भाषा एक राज्य गलत प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि एक राज्य एक भाषा ऐसा तत्व होना चाहिए। क्या ये खाली शब्द छल है? आप चलो सोचिए कैसा विचार किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में इतने सारे हिंदी भाषक हैं, तो अगर आप एक भाषा एक राज्य ये तत्व का स्वीकार करते हैं, तो उत्तर भारत में बड़े आकारमान में बड़े लेकिन कम संख्या में कम ऐसे राज्य होंगे, और दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होंगे जिनको लैंग्वेज में बांधा जाए, जो मलयालम वगैरह हर एक लैंग्वेज का एक अगर बनाएंगे, तो उत्तर भारत में बड़े बड़े संख्या में कम लेकिन आकारमान में बड़े ऐसे राज्य रहेंगे, और दक्षिण भारत में संख्या में ज्यादा लेकिन आकारमान से कम ऐसे राज्य रहेंगे। अगर ये होता है तो उत्तर और दक्षिण भारत का संघर्ष अटल है, ये उन्होंने तब कहा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा ये तत्व लगाइए, और उन्होंने 3 रिकमेंडेशन की थी, उसमें से 2 रिकमेंडेशन बाद में कई साल बाद एक्सेप्ट हो गए। सीपीएन बेरार का विभाजन करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया, और फिर उसका 2002 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की निर्माण हुआ। उन्होंने कहा था कि बिहार को विभाजन करना चाहिए, वो विभाजन भी हो गया। झारखंड और बिहार ये 2 राज्य हो गए 2002 में विभाजन होके। उन्होंने कहा था कि यूपी को 3 राज्यों में बांटना चाहिए, और उन्होंने मैप निकाल के बताया था कैसे 3 राज्य होंगे। उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मायावती ने कुछ शुरुआत की थी लेकिन वो आगे नहीं हो पाया। इसका कहने का मतलब ये है कि कितने अलग अलग विषय से उन्होंने देश के बारे में सोचा है। देखिए उनका अंतिम पहलू जो है वो बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने शुरू में हिंदू धर्म के पेरीमीटर में रह के उसमें सुधार का प्रयास किया, और जब वो नहीं हुआ तब उन्होंने धर्म के त्याग करने की घोषणा की, और 1956 में उनके महापरिनिर्वाण के सिर्फ 50 दिन पहले उन्होंने धर्मांतर किया, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, और उनके साथ में 7 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर में 14 अक्टूबर 1956। वो 7 लाख लोगों में मेरे माता पिता भी थे, और यहाँ के कई लोगों के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उसमें रहेंगे। मुद्दा ये है कि धर्मांतर तो दुनिया भर में बहुत बार हुए हैं, लेकिन आप देखिए बड़े पैमाने पर जब भी धर्मांतर हो गए तो उसके पीछे अगर जाके देखेंगे आप, तो उसमें या तो पैसों का आमिष बताया गया है, या तो तलवार का या बंदूक का प्रेशर लगाया गया है। लेकिन ये ऐसा धर्मांतर था, एकमात्र धर्मांतर जिसमें पैसों का भी यूज नहीं किया गया और पावर का भी यूज नहीं किया गया। केवल डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर 7 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़ के नए धर्म में प्रवेश किया। इसका कोई पैरेलल नहीं है, इसका कोई समांतर दूसरा उदाहरण नहीं। दुनिया के इतिहास में दूसरा एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के कहने पर इतने बड़ी तादाद में लोग धर्म बदल देते। और इसीलिए बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक, क्योंकि एक जमाने में पूरा भारत बौद्धमय था और उसको फिर से बौद्धमय करने की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने जी की, इसलिए बौद्ध धम्म का चक्र प्रवर्तन, उनको बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पहलू जो मैंने 12 बताई है, इसके आगे बहुत पहलू है। पत्रकार के रूप में उनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन वो सब में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूं। मेरा कहने का मुख्य हेतु ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सच्ची रूप से देश के नेता थे। ही वॉज इन द लीग ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और पटेल। ही वॉज इन द लीग ऑफ ऑल द नेशनल लीडर्स। बट सारे किताबों में जब हम लिखते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं,
तो उनको दलितों के नेता कहते हैं, या तो संविधान के शिल्पकार, उससे आगे हम लोग जाते ही नहीं। ये इतने सारे पहलू उनके आयु के हैं, और ये सारे पहलू का एक सूत्र जो है वो ये है कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उनका जो योगदान है वो किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं है। वो सही मामले में राष्ट्रीय नेता थे। आज यहां उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू पर थोड़ा सा मत प्रदर्शन करने के बाद में, अगर आप लोगों को उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू का और अभ्यास करने की अगर प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ आके आप सबसे बात करने की कोशिश मैंने जो की है उसका अच्छा परिणाम हुआ, ऐसे मुझे महसूस होगा। यहाँ आके आपसे बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया गया, इसलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों ने जो मेरे विचार बहुत अच्छी तरह से सुन ले, उनके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।